नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों का मां बाप की संपत्ति के अंदर अधिकार नहीं होगा। अब हो सकता है कुछ लोग इस टॉपिक को देखकर काफी परेशान हो गए हो सकता है कुछ लोग इन टॉपिक को देखकर यह समझें कि यह वीडियो झूठी बनाई गई है। पर मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, सभी के सभी रेलिवेंट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, इसके अलावा जो कानून के अंदर प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि जो हमारे लॉ के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं, उनके तहत ही यह वीडियो मैं बना रहा हूं, ताकि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको एक जगह भी ऐसा ना लगे कि मैंने ये वीडियो केवल और केवल लोगों को झूठा आकर्षित करने के लिए बनाई। अब दोस्तों, आज हम स्पेसिफिकली उन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जहां पर बच्चों का अपनी खुद की मां बाप की संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा, और ये कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, क्या क्या सिचुएशन होंगी, मैं सारी की सारी आज की वीडियो में आपको क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट तुरंत इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, जब कभी भी बच्चों का मां बाप की संपत्ति पर अधिकार आता है, तो अक्सर दो चीजों पर यह चीज निर्धारित होती है। पहली चीज कि क्या वो संपत्ति पैतृक है, दूसरी चीज क्या वह संपत्ति मां बाप की स्वयं अर्जित है, यानी कि उनकी खुद के पैसों से खरीदी हुई संपत्ति है। अब दोस्तों, यहां हम आज की वीडियो में ये दोनों चीजें बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे में, यानी कि वह संपत्ति जिसे आपके मां बाप ने अपनी खुद की कमाई से खरीदा है। अब कई बार देखा जाता है, अक्सर लोग मुझे कॉल भी करते हैं कि सर, हमारे मां बाप की संपत्ति है, मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने उसे अपने पैसों से खरीदा था, और अगर हम उनके बच्चे हैं या फिर अगर हम उनके पोते हैं, तो क्या हमारा वहां पर अधिकार नहीं होगा? देखिए दोस्तों, स्वयं अर्जित संपत्ति का एक कानून होता है, एक लॉ होता है कि जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को खरीदा है वही उसका पूर्ण मालिक जाना जाता है, वही उसका पूरी तरीके से मालिक माना जाता है। ऐसी कंडीशन में कोई भी थर्ड पर्सन, चाहे उनके बच्चे हो, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे उनकी पत्नी हो, वो उस संपत्ति पर अपना अधिकार उस व्यक्ति के जीते जी, यानी कि जिसने वो संपत्ति खरीदी है, उसके जीते जी कभी भी नहीं जता सकते। ऐसी कंडीशन में जब उस व्यक्ति का देहांत हो जाएगा, जो अगर वो कोई विल वसीयत उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट, उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं करके गया, केवल तभी आप लोगों का अधिकार होगा। नहीं तो स्वयं अर्जित संपत्ति में जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को खरीदा हो, हमेशा उन्हीं का अधिकार माना जाता है। अब कई बार देखा जाता है, यहां से समझिएगा पॉइंट को, कई बार देखा जाता है कि एक व्यक्ति अपना पैसा लगाकर अपने बच्चों के नाम संपत्ति खरीद लेते हैं प्यार प्रेम के चलते। अब बच्चे सोचते हैं कि नहीं भाई, प्रॉपर्टी हमारे नाम आ गई है तो हम ही इसके मालिक बन जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ पहले भी निर्धारित कर चुका है अपनी जजमेंट में कि अगर जिस व्यक्ति का प्रॉपर्टी को खरीदने में पैसा लगा है, उसी को उस संपत्ति का मालिक माना जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मां बाप सेक्शन 34 डिक्लेरेशन सूट डालकर वहां पर यह साबित कर सकते हैं कि इस संपत्ति को खरीदने में मेरा पैसा लगा है, और उस संपत्ति को जो उन्होंने अपने बच्चों के नाम खरीदी थी उसको वापस से अपने नाम पर करवा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चों का उस संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं माना जाएगा। यह आ गई हमारी यहां पर पहली सिचुएशन, जो मां बाप की स्वयं अर्जित संपत्ति के रूप में देखी जाती है, जहां पर उनका खुद का पैसा लगा हो। अब दोस्तों, हम इसको दूसरे पॉइंट पर ले जाकर समझाते हैं। देखिएगा, अब कई बार लोग ये सोचते हैं कि सर, हमारी एक पैतृक संपत्ति थी, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, जो 4 पीढ़ियों पुरानी थी। अब ऐसी कंडीशन में जैसे ही हमारा जन्म हुआ, हम उस संपत्ति के अधिकारी हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में साल 2005 में संशोधन हुआ था, जिसके अंदर सेक्शन 6 में यह ऐड कर दिया गया कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, अब जन्म लेते ही पैतृक संपत्ति के अंदर अपना अधिकार जता सकते हैं। पर
यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर उस पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया और बंटवारे के दौरान आप वहां पर पैदा नहीं हुए थे और बंटवारा होने के बाद आप पैदा हुए हैं, तो आप उस संपत्ति में अपना अधिकार नहीं जता सकते। अब यह चीज मैं आपको ओरली नहीं बताऊंगा, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल अब दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, केस टाइटल था हमारा उत्तम वर्सेस सोहबाग सिंह, साल 2016 की जजमेंट है, 4SCC 68 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखिए, अगर एक प्रॉपर्टी में बंटवारा हो जाता है तो बंटवारा होने के बाद वो जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसका स्टेटस खो देती है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जिसको बंटवारा होने के बाद उस संपत्ति में हिस्सा मिल रहा होगा वो उसकी क्या मानी जाएगी, सेपरेट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी देखी जाएगी, यानी कि उस पर उस व्यक्ति का खुद का अधिकार माना जाएगा। और यह चीज मैंने आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर कर दी कि अगर एक पैतृक संपत्ति में बंटवारा हो गया तो भी बच्चों का वहां पर अधिकार नहीं बनेगा। अब लोगों को मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं कि बंटवारा हमेशा लिखित तौर पर ही हो, रजिस्टर्ड कागज से भी हो, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कहता आया है कि अगर फैमिली सेटलमेंट के थ्रू मौखिक बंटवारा भी हुआ है, वो फैमिली सेटलमेंट से अलग हो गया, इसके बावजूद भी उसे वैलिड पार्टीशन, वैलिड बंटवारा ही माना जाएगा। अब यह भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं, साल 2023 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केस टाइटल था हमारा यहां पर एच वसंती वर्सेस ए संता दैट थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर। इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर सिविल अपील नंबर था इसका 7374 ऑफ 2008 और 16 अगस्त साल 2023 की ये जजमेंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बताया है कि यहां पर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, मतलब कोई भी इस तरीके की रुकावट नहीं होगी जहां पर यह कहा जा सके कि अगर संपत्ति पर बंटवारा हो रहा है तो उसे केवल लिखित रूप से किया जाए। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में समझे, जो बंटवारा हो रहा है, जो डिवीजन हो रहा है, वो सेटलमेंट के थ्रू भी हो सकता है या ओरल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, यानी कि मौखिक बंटवारे के थ्रू भी हो सकता है। और यह चीज अगस्त 2023 की जजमेंट से मैंने आपको क्लियर करी। ऐसा नहीं मैं काफी पुरानी जजमेंट ला रहा हूं और आप ये कहें सर ये तो ओवररूल्ड हो चुकी होगी, इसके ऊपर तो कोई नया आदेश आ चुका होगा। जी नहीं दोस्तों, यहां से आपको क्लियर हो गया कि पैतृक संपत्ति का अगर बंटवारा हो जाएगा तो उसके जगह पर भी जो उनके बच्चे हैं उनका हक वहां पर नहीं होगा, वो उनके पिताजी की, उनके चाचा जी की सेपरेट प्रॉपर्टी वहां पर मानी जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर जो अगला पॉइंट आता है वो बात करता है कि अगर आपके दादा परदादा ने आपके पिताजी को, आपके दादाजी को विल वसीयत गिफ्ट के माध्यम से प्रॉपर्टी दी है तो वहां पर भी आप वहां पर अधिकार नहीं जता सकते, यानी कि जिस किसी को भी वो प्रॉपर्टी गिफ्ट, सेल, विल वसीयत के माध्यम से मिली है वो उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। एग्जाम्पल से समझा देता हूं, मान लेते हैं आपके परदादा की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने आपके पिताजी को प्रॉपर्टी वसीयत कर दी या फिर गिफ्ट कर दी, तो अब अगर आपके पिताजी को वो प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो आपके पिताजी की स्वयं अर्जित संपत्ति होगी। उसमें उठकर आप ये नहीं कह सकते कि हमारे परदादा की संपत्ति है तो ये पैतृक हो गई और इसके अंदर हमारा अधिकार माना जाएगा। अब ये चीज मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर कर देता हूं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल था हमारा यहां पर गोविंद भाई, छोटा भाई पाटिल एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस पटेल रमन भाई, मथुर भाई, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर देखिएगा 4382 ऑफ 2019 और डेट ऑफ जजमेंट है इसकी दोस्तों 23 सितंबर साल 2019। अब ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या क्लैरिफाई किया, देखिएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, मिताक्षरा लॉ ऑफ सक्सेशन के तहत अगर एक फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, चाहे आप इसे अपने ग्रैंडफादर की समझ ले, अपने परदादा की समझ ले, अगर उसे विल और गिफ्ट के माध्यम से किसी को दिया जा रहा है तो वो तब भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का ही माध्यम माना जाएगा। उसको तब भी यह माना जाएगा कि जिसको वो प्रॉपर्टी मिल रही है वह उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति है, उसे पैतृक होने का दर्जा वहां पर नहीं दिया जा सकता। और अगर वो पैतृक होगी नहीं तो बच्चों का वहां पर अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों, यहां से हम अपने अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं हक त्याग के बारे में। जी हां, हक त्याग बच्चों का नहीं। अगर मां बाप भी अपनी पैतृक संपत्ति में हक त्याग कर देते हैं तो आगे उनके बच्चे उस संपत्ति में अपना अधिकार नहीं जता पाएंगे। जैसे कि आपके पिताजी की, आपकी माताजी की कोई पैतृक संपत्ति थी और उस समय अगर आप पैदा नहीं हुए थे और अगर आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने हक त्याग कर दिया तो बाद में वहां पर बच्चों का भी अधिकार खत्म माना जाता है। अब यह चीज मैं एक बार डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक बार केस टाइटल था हमारा यहां पर इल्यूमलाई @ वेंकटेश्वर एंड अनदर वर्सेस एम कमल्ला एंड अदर्स।
ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, SLP नंबर है 14948149449 ऑफ 2017 और 25 जनवरी साल 2023 की ये जजमेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर मैं दिखाकर समझा देता हूं कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहां से ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल जस्टिस KM जोसेफ एंड हमारे ऑनरेबल जस्टिस ऋषिक रॉय ने कहा यहां पर कि जब एक बच्चा अपनी प्रॉपर्टी पर हक त्याग कर देता है, रेलिंक्विश कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर उसके आने वाले जो बच्चे होंगे या उसके जो सक्सेसर होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, वो प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल वहां पर माना जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल वहां पर अप्लाई किया जाएगा। मतलब कि अगर एक बार वहां पर हक त्याग कर दिया गया और हक त्याग के दौरान बच्चे वहां पर पैदा नहीं हुए थे, तो ऐसी कंडीशन में पैतृक संपत्ति में उनका तुरंत हक खत्म हो जाएगा, चाहे पिता की स्वयं मर्जी संपत्ति हो। अगर पिता ने वहां पर अपने बच्चों का हक त्याग कर दिया है, तो वहां पर भी बच्चों का आगे अधिकार खत्म माना जाएगा। तो यहां पर भी बच्चे अपने मां बाप की संपत्ति में या पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार नहीं जता पाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर मैं अब अगले पॉइंट पर आगे बढ़ता हूं। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि संपत्ति के लालच के चलते खून हो जाते हैं, मर्डर कर दिए जाते हैं। तो वहां पर हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का सेक्शन 25 कहता है कि वहां पर भी जिसने खून किया है वो आगे संपत्ति पर अपना हक नहीं प्राप्त कर सकता। एक बार डिस्प्ले पर दिखाकर मैं सेक्शन 25 आपको क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेक्शन 25 कह रहा है मर्डर डिस्क्वालिफाइड, यानी कि जिसने खून किया है उसको डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगा। देखिए, अगर एक इंसान कोई मर्डर कमिट करता है या फिर मर्डर कराने में उसका हाथ पाया जाता है, तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी को इनहेरिटेड करने के लिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए, किसकी? जिसका उसने खून करवाया है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई सिचुएशन बन रही है जहां पर किसी बच्चे ने हो सकता है अपने पिता का खून कराया हो, अपने दादा का खून कराया हो, पर दादा का कराया हो, ताकि हिस्सा उसको मिल जाए, तो वहां पर वो हिस्सा पाने का अधिकारी नहीं होगा। सेक्शन 25 हिंदू सक्सेशन एक्ट इसके बारे में बात करता है। अब इसी से अगला पॉइंट आता है सेक्शन 26 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो धर्म परिवर्तन के बारे में बात करता है कि धर्म परिवर्तन वाली स्थिति में भी बच्चे उठकर मां बाप की संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकते। यह भी मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार डिस्प्ले पर देखिएगा, यह बात करता है कन्वर्ट्स डिसेंडेंट डिस्क्वालीफाइड, यानी कि अगर यहां पर आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने इस एक्ट के चाहे लागू, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के लागू होने से पहले या लागू होने के बाद हिंदू को छोड़कर किसी दूसरे धर्म परिवर्तन में कर लिया है, तो उसके बाद उनके जो बच्चे होंगे वो उस संपत्ति को अपने फेवर में इनहेरिटेड नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनके बच्चों को यह अधिकार नहीं होगा कि वो संपत्ति में अपना अधिकार वहां पर जता पाए। यह चीज हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 26 हमें क्लियर करके देता है, यानी कि ऐसी कंडीशन में भी बच्चों का संपत्ति में अधिकार नहीं माना जाएगा। अब अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों, कई बार यह भी देखने को मिलता है कि बच्चों को गोद ले लिया जाता है। जी हां, बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो उन बच्चों के बायोलॉजिकल फादर मदर होते हैं, यानी कि जिन्होंने उनको असलियत में जन्म दिया होता है, बच्चे अडॉप्ट लेने के बाद अपने बायोलॉजिकल फादर मदर की संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं जता सकते। और यह चीज साल 2023 की लेटेस्ट जजमेंट से मैं क्लियर कर देता हूं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, केस टाइटल था दोस्तों हमारा यहां पर अनुमोलू नागेश्वर राव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस AVRL नरसिम्हा राव, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका जजमेंट की डेट देखिएगा 27 जून साल 2023, यानी कि इसी साल की लेटेस्ट जजमेंट में लाया हूं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था। देखिएगा दोस्तों, यहां पर कहा गया था ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने कि अगर एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो भी उसकी फैमिली है जिसने उसको असलियत में बर्थ दिया था, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर उसका अधिकार खत्म माना जाएगा, चाहे वो उसकी कुपासनरी प्रॉपर्टी हो या उनके माता पिता की स्वयं मर्जी संपत्ति हो। यानी कि दोस्तों, अडॉप्टेड होने के बाद बच्चे की जो बायोलॉजिकल फैमिली है, जिन्होंने उन्हें असलियत में जन्म दिया है, वहां पर उनका अधिकार खत्म माना जाता है और बच्चे उठकर ऐसी कंडीशन में अपनी मां बाप की संपत्ति में अधिकार मांगने के लिए वॉइड हो जाते हैं। वहां पर उनको कानूनी रूप से रोक दिया जाता है। अब अगले पॉइंट पर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह बात करता है सेक्शन 23 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, यानी कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अगर आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके परदादा ने साल 2007 के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, हो सकता है रिलीज कर दी हो
और उसके बाद अगर आप उनकी देखभाल नहीं कर रहे, आप उनको प्यार प्रेम नहीं दे पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में वो आपसे अपनी संपत्ति वापस पाने के अधिकारी हो जाते हैं। सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में वो इन्वोक करके आपसे अपनी प्रॉपर्टी, चाहे उन्होंने गिफ्ट की हो, चाहे रिलीज की हो, चाहे रेलिंक्विश की हो, वो उसे वहां पर वापस पा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चे उठकर ये नहीं बोल पाएंगे कि नहीं, हमें ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड माध्यम से गिफ्ट दे दी है, रजिस्टर्ड माध्यम से रिलीज कर दी है। अगर उन्होंने ये प्रोविजन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में लगा दिया और रेलिवेंट पॉइंट दिखा दिए, तो बच्चों से वो संपत्ति वापस ले ली जाएगी और बच्चों का वहां पर अधिकार खत्म माना जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पर, जहां पर मैं आपको बता दूं कि 3 कंडीशन ऐसी है: लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट एंड इंडिस्पेंसेबल ड्यूटी, जहां पर मां बाप उठकर आपकी संपत्ति का हिस्सा भी बेच सकते हैं। जी हां, अगर एक पैतृक संपत्ति है, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी है और आपका उसमें 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी हिस्सा बनता, अगर उनके पास ये तीनों में से कोई भी कंडीशन बन रही है, तो वो आपकी संपत्ति का हिस्सा भी बेच देंगे और उसके अंदर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे। मैं तीनों कंडीशन बता देता हूं, देखिएगा, 2 मिनट लगेंगे। लीगल नेसेसिटी मतलब जब परिवार के ऊपर एक ऐसी विपत्ति आ गई हो जहां पर प्रॉपर्टी बेचनी बहुत जरूरी हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, परिवार पर बहुत कर्जा हो गया, किसी का इलाज कराना जरूरी हो गया, परिवार में किसी का इलाज कराते कराते कोर्ट केस के चलते चलते इतना कर्जा हो गया कि उस कर्जे को चुकाने के लिए प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है। कोई भी लीगल इमरजेंसी जो कानूनी रूप से लीगल मानी जाए, उसे लीगल नेसेसिटी कहा जाता है। इसी का दूसरा पॉइंट कहता है बेनिफिट ऑफ द स्टेट, यानी कि जब किसी जमीन के बेनिफिट के लिए कोई दूसरी जमीन बेची जाए। जैसे कि परिवार का एक घर है, उसकी मरम्मत करानी थी, जिसके चलते प्रॉपर्टियां बेच दी गई। अब उसमें उठकर आप ये नहीं कह सकते कि जो प्रॉपर्टी बेची है उसमें मेरा हिस्सा बनता था। जी नहीं, अगर बेनिफिट ऑफ द स्टेट के चलते प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो उसके अंदर आप भी बाउंड माने जाएंगे। तीसरी कंडीशन आती है इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज, जहां पर परिवार के अंदर शादी वगैरह कराने के लिए, बच्चों का जन्म हुआ है उनके प्रोग्राम कराने के लिए, किसी का देहांत हो गया, श्राद्ध वगैरह कराने के लिए किसी पारिवारिक संपत्ति को बेचा जाता है, भले वहां पर बच्चों का हिस्सा हो, उसको भी बेच दिया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में इन तीनों सिचुएशन के चलते बच्चे वहां पर यह नहीं कह पाएंगे कि हमारा भी हिस्सा यहां पर बनता था और इसको बेच दिया गया। अब यह चीज मैं रेलिवेंट जजमेंट के साथ आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको पता लग जाए कि हां जेन्युइनली ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा एक बार दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल था हमारा यहां पर बी रेड्डी दर्शमा रेड्डी, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस वी मंजुनाथ एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर है 13853 ऑफ 2021 और साल 2021 की ही ये जजमेंट में लाया हूं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट केस में क्या कहा गया था। देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कर्ता होता है, यानी कि परिवार का मुखिया होता है, चाहे आपके पिताजी हो, आपकी माताजी हो, अगर वो यहां पर फैसला ले लेते हैं कि हमें ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी बेचनी है लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ द स्टेट के चलते, तो यहां पर सभी पारिवारिक सदस्य, चाहे उनका हिस्सा उनको अभी तक नहीं मिला, वो अविभाजित संपत्ति है, चाहे वहां पर कोई माइनर हो जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, कोई विडो यानी कि विधवा हो, वो भी अपने उस मां बाप के फैसले के अंदर बाउंड माने जाएंगे। यानी कि जो मां बाप उस संपत्ति में हिस्से को बेच रहे हैं, बच्चों भी यही माने जाएंगे कि उनका भी फैसला है। कल को उठकर बच्चे ये नहीं कह सकते जी नहीं, मैं तो माइनर था, 18 साल से कम उम्र का था या उससे ज्यादा था और मेरा हिस्सा बेच दिया गया। यहां पर भी बच्चे उठकर संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं मांग सकते। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने इतने सारे रेलिवेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए जहां पर बच्चों का मां बाप की संपत्ति में हिस्सा नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी बात, लेटेस्ट जजमेंट लाए हूं सारी, 2023 की, 22 की, 21 से पुरानी जजमेंट हम यहां पर नहीं लाए। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर इस और आप लोगों को मेरे एफर्ट्स कैसे लगे, ये वीडियो कैसी लगी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।